नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं और इस स्पेशल रिपोर्ट में बात कश्मीरियत के नाम की, जमहूरियत के पैगाम की। कल प्रधानमंत्री आवास में घाटी के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जम्मू कश्मीर के लिए एक नहीं बल्कि 5 बड़े मंत्र दिए। इन 5 मंत्र से पूरे कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है। साथ ही कश्मीर डायलॉग के बाद अब श्रीनगर और दिल्ली की दूरी भी मिट चुकी है। कैसे, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली से श्रीनगर दूरी भले ही 810 किलोमीटर की हो, लेकिन अब ये दूरी खत्म हो चुकी है। 7 लोक कल्याण मार्ग यानी देश के प्रधानमंत्री का आवास, यहाँ गुरुवार को करीब 200 मिनट तक कश्मीर डायलॉग का दौर चला। इस मीटिंग के बाद जब जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टियों के नेता बाहर आए तो उनके चेहरे खिले हुए थे, यानी दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों मानिए खत्म, यानी मीटिंग अपने मकसद में कामयाब हुई। जम्मू कश्मीर को लेकर महामंथन में पीएम मोदी का फोकस जिन 5 बातों पर रहा वो जान लीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन सभी पार्टियों को देश हित में काम करना चाहिए। पीएम ने सभी दलों से परिसीमन प्रक्रिया में जुटने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। नए कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक इसीलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि इस बैठक में जम्मू कश्मीर की 8 राजनीतिक दलों के 14 नुमाइंदे शामिल हुए थे। 14 नेताओं में 4 नेता ऐसे हैं जो सूबे के सीएम रह चुके हैं, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। इन 4 पूर्व सीएम में फारूक अब्दुल्ला पीएम मोदी की ठीक दाहिनी ओर की पहली कतार में बैठे थे। उनके ठीक बगल में कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद बैठे थे और आजाद के ठीक बगल में बैठी थी पीडीपी की नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, जबकि चौथे पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला दूसरी कतार में बीच में बैठे थे। बैठक में भले ही जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक नुमाइंदे शामिल हुए थे, लेकिन बाहर सबकी नजरें 2 नेताओं पर टिकी थी। इनमें पहले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और दूसरी महबूबा मुफ्ती। मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला जब बाहर आए तो उन्होंने पीएम मोदी पर अपना भरोसा तो जताया, लेकिन एक कंफ्यूजन के साथ। लोगों की राय लिए बिना या वहाँ के लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी राय लिए बिना वो फैसले लिए गए। लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। हमें मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी। कश्मीर डायलॉग में कांग्रेस की ओर से 3 नुमाइंदे शामिल हुए। इसकी अगुवाई पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की। कांग्रेस की ओर से इस बैठक में 5 अलग अलग मांगे रखी गयी। कांग्रेस की ओर से पहली मांग ये थी कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। दूसरी मांग ये कि राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। तीसरी डोमिसाइल को लेकर की गई। कहा गया कि जम्मू कश्मीर में दोबारा नौकरी और जमीन की गारंटी बहाल हो। चौथी मांग कश्मीरी पंडितों को लेकर की गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी की मांग की गई। और आखिरी मांग पॉलिटिकल प्रिजनर जो 5 अगस्त और उसके बाद गिरफ्तार किए गए, उन्हें रिहा किया जाए। हमने
5 बड़ी मांगें सरकार के सामने रखी। एक बड़ी मांग थी कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई, केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे ज़मीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजिम हैं, IAS IPS वो तो आते रहेंगे, तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। एक और तमाम पार्टियों के नेताओं का इशारा साफ था कि अब दिल्ली और श्रीनगर की दूरी काफी कम हो गई है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग के बाद फिर पाकिस्तान और 370 का राग आलापा। महबूबा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने में आपको 70 साल लगे, हम इसकी बहाली के लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। महबूबा ने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर को ट्रेड और टूरिज्म के लिए स्पेशल पैकेज मिले, साथ ही पाकिस्तान के साथ दोबारा ट्रेड की बहाली हो। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। 200 मिनट की इस मीटिंग में जो 5 बड़े निष्कर्ष निकलकर सामने आए वो समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर पर बातचीत सकारात्मक रही और अब आगे की राह ज्यादा मुश्किल नहीं। 370 इतिहास हो गया। विरोध करने वाले नेता भी अब धीरे धीरे इसे स्वीकार कर रहे हैं। कश्मीर के नेताओं की मोदी सरकार के खिलाफ कड़वाहट खत्म हुई। कश्मीर के विकास पर राजनीतिक बिरादरी को भरोसे में लिया गया। दुनिया को संदेश दिया गया कि कश्मीर पर लोकतांत्रिक तरीके से ही काम हो रहा है। रही बात महबूबा मुफ्ती की, तो पाकिस्तान राग उनकी सियासी मजबूरी है, ये दिल्ली भी जानती है और जम्मू कश्मीर भी, और यही वजह है कि पाकिस्तान राग महबूबा तक ही सीमित है। दिल्ली आते ही फारूक अब्दुल्ला के तेवर नरम पड़ गए, लेकिन महबूबा अब तक शायद ये नहीं समझ रही कि झेलम में काफी पानी बह चुका है, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और अब कश्मीर नई शुरुआत की ओर कदम रख चुका है, जहां ना तो पाकिस्तान के नाम की जरूरत है और ना ही अलगाववाद की। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बात कश्मीर की। दरअसल में दिल्ली में हुए कश्मीर डायलॉग में सियासी दलों पर फोकस जहां पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली और चुनाव रहा, तो वहीं पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा प्लान पहले से तैयार कर चुके हैं। पीएम मोदी का सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर है। पीएम मोदी के मिशन कश्मीर को लेकर आपको रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए जम्मू कश्मीर में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम लगातार जारी है। और देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की यहां पर बात कर रहे हैं, हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के लिए, तो वित्त वर्ष 2021-22 यानी मौजूदा वित्त वर्ष में 4,545 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है सिर्फ ढांचागत विकास के लिए। केवल ये इस साल का हम बता रहे हैं आपको। अगर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बात की जाए, जो उधमपुर से शुरू होती है, जिस पर काम तो काफी पहले से हो रहा है, लेकिन उसको रफ्तार दी जाए, इसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन है 2021-22 के बजट में। ये हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक और रेल लिंक की बात अगर करें, कटरा बनिहाल रेल लिंक, जिसके लिए 21,653 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि यहां पर जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है उसको तेज रफ्तार मिल सके। लेकिन बात सिर्फ ट्रेन की नहीं, टनल की भी हो रही है। जोजिला टनल के लिए 4,899 करोड़ रुपए का एलोकेशन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि काम तेज रफ्तार से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और उसका सीधा असर जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा है, लोगों के रोजगार से जुड़ा है। बनिहाल काजीगुंड टनल के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजटीय एलोकेशन किया गया है। और यहां पर सिर्फ ऐलान खत्म नहीं हो जाते हैं। एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलने के लिए प्रधानमंत्री 80,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुके हैं अपने बजट को लेकर, पैकेज को लेकर। इसके साथ साथ इसी वित्त वर्ष में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन का प्रावधान हो, इसका भी ऐलान किया था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी हम आपको बता दें। और अब स्थितियां बदल चुकी हैं। 370 हटने के बाद आयुष्मान योजना का लाभ भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर का, जो खबर पाकिस्तान से जुड़ी है, FATF से जुड़ी है। आपको बता दें कि FATF से पाकिस्तान को राहत नहीं मिली है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। पाकिस्तान की मुश्किलें जस की तस हैं। टेरर फंडिंग रोकने में दरअसल में पाकिस्तान नाकाम रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान को FATF ने राहत नहीं दी है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा। FATF की बैठक में पाकिस्तान पर फैसला हो चुका है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। साथ ही साथ आतंकी फंडिंग को लेकर भी तमाम जानकारियां साझा करनी होंगी। पाकिस्तान को टेररिज्म पर नकेल कसी है या नहीं, पाकिस्तान ने ये बताना होगा FATF को। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बरकरार रहेगा, क्या कुछ राइडर्स पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, आतंकवाद के मुद्दे पर जो ठोस सबूत FATF के सामने देने थे वो नहीं दे पाया पाकिस्तान, और इसके चलते ग्रे लिस्ट में वो बरकरार रहेगा। और ये निर्णय साफ तौर पर बतलाता है कि पाकिस्तान किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के मुद्दे पर झांसा देता है। एक तरह से एक्सपोजर है एक बार और पाकिस्तान का, जिसे लेकर भारत बार बार कहता है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ दुनिया में अगर कोई है तो पाकिस्तान है। इस बात पर एक बार और FATF ने आज मोहर लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। वो इमरान खान जो लगातार कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बदल देंगे, दरअसल में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो इमेज है वो अभी भी जस की तस एक टेरर स्टेट के तौर पर पाकिस्तान अभी भी पूरी दुनिया में अपनी इमेज को बदल नहीं पाया है। और यही वजह है कि FATF से पाकिस्तान को राहत नहीं मिली है। FATF है क्या? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो तय करती है कोई मुल्क किस तरीके से काम कर रहा है आतंक के खिलाफ, टेरर फंडिंग पर नजर रखती है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के मकसद से इसकी स्थापना की गई थी। और FATF अगर किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखती है, ब्लैक लिस्ट में रखती है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं उस मुल्क की। और यहां पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 37 देश हैं FATF के इस पूरे समूह में। हिंदुस्तान का हर नागरिक बेखौफ होकर जन्नत का दीदार कर सके, आजादी से घूम सके। PM मोदी का यह सपना अब साकार होने जा रहा है। PM दिमाग की जगह दिल को और सियासत की बजाय मोहब्बत को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिससे मिशन कश्मीर में सड़कों से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक केंद्र की तमाम योजनाओं को यहां के युवाओं और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। दिल में जज्बा और जुबां पर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश, ये जम्मू कश्मीर के आज के युवा हैं। इसी साल फरवरी में जम्मू में भारतीय सेना में भर्ती के लिए कैंप लगा। यकीन मानिए 10-20 हजार नहीं बल्कि 40,000 युवाओं ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। वो भी तब जब देश में कोरोना जैसी महामारी के बीच लोग अपने घरों में बंद थे। ये यहाँ के युवाओं का जज्बा ही है कि सरहद पर देश की रक्षा के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर ने एक वो दौर भी देखा था जब सरहद पार से आए दहशतगर्दों ने ऐसा कोहराम मचाना शुरू किया कि कश्मीर घाटी की खूबसूरती पर खून के छींटे पड़ने लगे। आतंकवाद की वजह से कारोबारियों को अपना कारोबार समेटने को मजबूर होना पड़ा, तो वहीं टूरिस्ट का भी आना कम हो गया। बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिसका फायदा दहशतगर्दों और देश के दुश्मनों ने उठाया। घाटी के मासूम युवाओं के हाथ में बम, बारूद और पत्थर थमाए गए। घाटी की इसी दुर्दशा को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बीड़ा उठाया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया किया जाने लगा। बिल में छिपे दहशतगर्दों को चुन चुन कर मौत की घाट उतारा जाने लगा ताकि कश्मीर में आतंक का दंश खत्म। तो दूसरी ओर मोदी सरकार की ओर से घाटी में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोशिशें हो रही हैं। साथ ही भटके युवाओं को देश के मुख्यधारा में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कश्मीर में आज हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। पर्यटन उद्योग पटरी पर लौट रहा है, जिससे स्थानीय कारीगर, टैक्सी ड्राइवर और होटल कारोबारियों के सुनहरे दिन वापस लौटने की शुरुआत हो चुकी है। तो इलेक्शन जो होनी चाहिए ना, तो इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट होगी, और साथ में जो हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वो जो भी कोई काम होगा डेवलपमेंट के लिए हम उसके साथ डायरेक्ट मिल सकते हैं। इलेक्शन होने चाहिए सर, फिर से। हाँ, फिर से इलेक्शन होने चाहिए, तो उस हिसाब से फिर पता चलेगा कि कैसे, मतलब जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केंद्र सरकार ने कश्मीर की कला को दोबारा जिंदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। खासतौर पर कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कश्मीरी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए GI टैगिंग का भी काम चल रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन भी प्रमोट किया जा रहा है। किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा हथियार उसकी शिक्षा है, और इस पर भी मोदी सरकार जोर दे रही है।
प्रदेश में युवाओं का एक्सपोजर बढ़ाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। यहाँ हर पंचायत स्तर पर यूथ क्लब स्थापित करने की योजना है, जहां उन्हें रोजगार से जुड़ा जरूरी मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनने के तरीके भी बताए जाएंगे। सरकार इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च कर क्लब की स्थापना करेगी, जहां उन्हें सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव था। इस चुनाव को लेकर कई तरह की आशंका थी। सरहद पार से साजिशें रची जा रही थी, आतंकी हमले का खतरा था, लेकिन लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया। 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनाव के जब नतीजे आए तो यहाँ की जनता ने मानो एक तरह से 5 अगस्त 2019 के संसद के फैसले पर मुहर लगा दी। पहली बार राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 75, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली। यानी जम्मू कश्मीर की जनता को बैलेट पर भरोसा है और बुलेट की जगह बैलेट के जरिए ही वो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। मोदी सरकार भी जम्मू कश्मीर के लोगों के इस आशा आकांक्षा से पूरी तरह वाकिफ है और यही वजह है कि गुरुवार को हुए कश्मीर डायलॉग के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर पर बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सभी ने संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को लेकर कटिबद्ध हैं। तो वहीं एक दूसरे ट्वीट में अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर चर्चा हुई और परिसीमन की प्रक्रिया तथा शांतिपूर्ण चुनाव राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अहम मील के पत्थर हैं, जैसा कि संसद में वादा किया गया था। दरअसल जब संसद में अनुच्छेद 370 हटाने पर चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि समय का इंतजार करें, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम यानी एक तरफ जम्मू कश्मीर की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ है, तो वहीं मोदी सरकार इसे लेकर संवेदनशील भी है। गुरुवार की मीटिंग के बाद यहाँ की जनता को भी उम्मीद है कि जल्द राज्य में उनकी चुनी हुई सरकार बनेगी। कश्मीर घाटी को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसी जन्नत की रौनक को लौटाने का मेगा मिशन हाथ में ले चुके हैं पीएम मोदी। न्यूज़ नेशन। चलिए इस खास पेशकश बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है, क्या ट्विटर बेलगाम हो गया? इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।